नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़। इस लेक्चर में आप देखेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन से प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कौन कौन से प्रकार हैं, भारत में पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बनाई गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ क्रिटिसिज्म क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं कि राजनीतिक दल आखिर होते क्या हैं। दोस्तों, जो महात्मा गांधी, विनोबा भावे, एम.एन. रॉय या जे.पी. नारायण जैसे भारतीय विचारक हुए हैं, उन्होंने हालांकि पार्टीलेस डेमोक्रेसी की अवधारणा का प्रतिपादन और समर्थन किया है, परंतु आज के टाइम में अगर आप देखो तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना आज जो है हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और राजनीतिक दल और लोकतंत्र को एक दूसरे से अलग अलग करके देखना थोड़ा असंभव सा लगता है। इसलिए जो राजनीतिक दल हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए लास्की ने यहाँ तक कहा है कि राजनीतिक दल देश में सीजरशाही यानी कि तानाशाही से हमारी सुरक्षा करने का सर्वोत्तम साधन है। और तो इसलिए जो राजनीतिक दल हैं वो आखिर हैं क्या, इसको जानने के लिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सीक टू कंट्रोल गवर्नमेंट थ्रू द विनिंग ऑफ इलेक्शन एंड होल्डिंग द public office, or the people who have joined together based on certain common interest and beliefs। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ वह संगठन है जो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है और इसे हथियाने के लिए ये प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है। इस शासन शक्ति को अपने हाथ में लेने के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है जो या तो वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ या फिर दोनों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह है जो देश की समस्याओं को उनको हल करने के बारे में समान विचार रखता है और जो संवैधानिक उपायों द्वारा काम करते हुए सरकार पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हुआ पॉलिटिकल पार्टी। आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टी किसी भी शासन व्यवस्था के लिए माना कि परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो किसी शासन व्यवस्था में इंडिविजुअल्स के अगर बिखराव वाले व्यूज़ को देखा जाए तो वो शायद ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, वहीं अगर इन्हें संगठित कर दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो अनियंत्रित प्रतिनिधि हैं वो शासन व्यवस्था के संचालन का प्रयास करेंगे तो वह सही होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि एक रेल मार्ग का प्रबंध करें या किसी जहाज के यात्रियों के मतों के द्वारा जहाज को मार्ग निश्चित करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसी अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में सब व्यक्तियों के बिखरे हुए विचारों को समेटने का काम जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। दूसरा, नो अदर इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट्स सिटीजन्स इंटरेस्ट एज वेल, कि दूसरे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सिटीजन्स के इंटरेस्ट को इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती हो, प्रतिनिधित्व जिनका करते हो। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए आवश्यक होती हैं, एसेंशियल होती हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर मीडियम थ्रू विच ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड टू पीपल, क्योंकि यही वो माध्यम होती हैं जिसके द्वारा लोगों के सामने कुछ विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड देयर गवर्नमेंट, और ये सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। इसके अलावा सम आर्ग्यू दैट दे आर प्राइमरी मेथड बाय विच द विल ऑफ द पीपल इज मेड नोन टू द गवर्नमेंट। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो लोग हैं वो जिस राजनीतिक दल के नेताओं को चुनते हैं उससे ये पता चलता है कि वो जो नेता हैं वहाँ के लोगों की डिमांड्स को अच्छे प्रकार से जानते हैं, और ऐसे में जो उनका एक तरीके से राजनीतिक दल है एक जरिया बन जाते हैं जिससे लोगों की विल है, लोगों की इच्छा जो है वो सरकार तक पहुंचती है।
इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहला इसका फंक्शन है वो है इन्फ्लुएंस पॉलिसी एंड गवर्न। जैसा कि हमने इसकी परिभाषा में ही देखा था कि राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया गया ऐसा संगठन है जो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है। और इस शासन शक्ति को हाथ में लेने के लिए पीछे उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली होता है कि वो कानूनी साधनों के द्वारा जो उसके सामने लक्ष्य हैं, चाहे वो उसके व्यक्तिगत लक्ष्य हैं या वस्तुनिष्ठ लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो ऐसे में इसका सबसे पहला कार्य है टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी एंड गवर्निंग, यानी कि व्यवस्था में या कानून निर्माण को एक तरीके से उसमें सहयोग देना। क्योंकि आप देखिए कि जो कानून निर्माण का कार्य है वो विधान पालिका के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक विधान पालिका में हुए किसी भी प्रस्ताव पर बहस में न केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्य भाग लेते हैं, बल्कि वो सदस्य भी भाग लेते हैं जिनका संबंध विरोधी दलों से होता है। इसके अलावा हर एक विधान पालिका में जो भी कानून निर्माण में भाग लेते हैं उसके प्रति मतलब उस प्रक्रिया की जो समितियां बनाई जाती हैं उसमें सत्तारूढ़ दल के और विरोधी दल दोनों से सदस्यों को लिया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि कानून निर्माण में जो सहयोग है उसमें राजनीतिक दल अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। दूसरा है सरकार की रचना यानी यूनाइट द गवर्नमेंट। चुनावों के बाद देखिए दोस्तों कि जो भी राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त कर लेता है उस दल को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिलता है। कम से कम संसदीय प्रणाली में तो हमें इसी प्रकार की सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए ये चुनाव लड़ते हैं, अपने कैंडिडेट जो है वो चुनावी मैदान में उतारते हैं और जनता को राजनीतिक शिक्षा देकर अपने साथ जोड़ते हैं। इसका तीसरा काम है नॉमिनेट कैंडिडेट्स फॉर पब्लिक ऑफिसेस, यानी कि उम्मीदवारों को नॉमिनेट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनका चयन करना। क्योंकि लोकतंत्र चुनाव पे आधारित होते हैं और चुनाव के माध्यम से ही विधान पालिका बनती है जो आगे चलकर फिर कानूनों का निर्माण करती है। तो चुनाव में जनता के सामने अलग अलग उम्मीदवारों को लाकर खड़ा करना राजनीतिक दलों का काम होता है और हर एक राजनीतिक दल हर एक निर्वाचन क्षेत्र से अपना अपना उम्मीदवार चुनता है और इस प्रकार ये जो उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं मतदाताओं के द्वारा उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। चौथा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तरीके से वॉचडॉग का काम भी करते हैं। वॉचडॉग का काम कैसे करती हैं? मतलब जो एक राजनीतिक दल जिसको बहुमत मिला हो तो सरकार बना लेते हैं, लेकिन जो सत्ता से बाहर रह जाते हैं वो पार्टी जो पावर में नहीं है वो सत्ताधारी पार्टी पर नज़र बनाए रखती है और वो वोटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है कि अगर सत्ताधारी पार्टी किसी प्रकार के कोई गलत डिसीजंस लेती है तो उस पर वो जो जनता है सरकार के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, बनी हुई सरकार को गिरा दे और उसे सरकार बनाने का मौका दे। इंग्लैंड में अगर विरोधी दल ये कार्य करता है तो उसे अल्टरनेटिव गवर्नमेंट या शैडो कैबिनेट भी कहती हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के वास्तविक संचालन में विरोधी दलों का जो महत्व होता है वो सत्तारूढ़ दल से भी ज़्यादा होता है। अब देखते हैं इसका अगला फंक्शन है एग्रीगेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग सोशल इंटरेस्ट, यानी कि सामाजिक हितों को इकट्ठा करना और उनका प्रतिनिधित्व करना। यानी आप देखिए कि हर एक समाज में अलग अलग वर्ग, हित, क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, उपसंस्कृति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, मतलब बहुत तरीके की उनमें विभिन्नताएं होती हैं और जो राजनीतिक दल होते हैं ये इन विरोधी हितों के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं, क्योंकि ये लगभग सभी वर्गों को इकट्ठा करके उनमें एक तरीके से समन्वय करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं ताकि ये सत्ता में आ सके। इसलिए ये विभिन्नताओं में एकता और सामंजस्य जो है वो स्थापित करते हैं। इसलिए समाज में जो एकीकरण स्थापित करके राजनीतिक दल हो एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक ढांचा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो आप देखिए कि उम्मीदवारों का चयन
करने के लिए उन्होंने उम्मीदवार उतारे और जनता को एजुकेट किया, लेकिन उसके बाद जो चुनावों का कंडक्ट किया जाना है, यानी अपने अपने उम्मीदवार चुनने के बाद उन्हें विजय दिलाने के लिए उनकी जो जो हेल्प हो सकती है वो उस मुहिम में जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने उम्मीदवारों के लिए बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। फाइनर का मानना है कि जो राजनीतिक दल हैं उनके बिना निर्वाचक या तो बिल्कुल असहाय हो जाएंगे या फिर उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, चाहे वो जनता को एजुकेट करके उनकी मांगों को कलेक्ट करना हो, चाहे वो अपने प्रतिनिधियों को उतार कर उन्हें उनका रिप्रेजेंटेटिव बनाकर एज अ लेजिस्लेटर अपॉइंट करना हो। तो इसके अलावा ये पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकें और एक बार चुन के आने के बाद वो यूज़फुल फ्रूटफुल कुछ कानून, कुछ विधियां जो है वो बना सकें। इसके अलावा राजनीतिक दलों का काम होता है गवर्नमेंट के डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प करना, उसमें उसको ऑर्गेनाइज करने में अपनी सहायता देना। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं ये केवल सारे अच्छे काम ही नहीं करते, कई बार ये डिसफंक्शनल रोल भी अदा करते हैं, यानी कुछ नकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं। और इसलिए आप देखेंगे कई बार जो राजनीतिक दल हैं वो हिंसा, तोड़फोड़, आतंकवाद या फिर आपका रीजनलिज्म फैलाने में या अलगाववाद फैलाने में, संप्रदायवाद फैलाने में या जातिवाद को बढ़ावा देने में या पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन में या पॉलिटिकल असैसिनेशन यानी राजनीतिक हत्याओं में या गृह युद्ध करवाने में या फिर आपके सिस्टम को इंस्टेबल करने में या झूठ बोलने में या एक तरीके से आपके इमोरल एक्ट करने को बढ़ावा देते हैं। और कई बार इनकी वजह से जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें आपको तानाशाही सिस्टम जो है वो देखने को मिलता है। और यही कारण है कि जो राजनीतिक दल हैं वो दोनों सकारात्मक नकारात्मक कार्य करते हैं। इसके अलावा ये कई बार जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, काल हो गया, महामारी होगी, तो ऐसे टाइम में अपने मतदाताओं तक अधिक से अधिक पहुंच बनाने के लिए ये प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों को भी अंजाम देते हैं। इसके अलावा ये कुछ सामाजिक या सांस्कृतिक सुधारों में भी योगदान देते हैं, यानी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में हेल्प करते हैं। तो फाइनली हमने देखा कि किस प्रकार जो राजनीतिक दल हैं वो न केवल अपने नेताओं का चुनाव करते हैं बल्कि सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण करते हैं, सरकार को चलाने, उसकी आलोचना करने या राजनीतिक शिक्षा देने और व्यक्ति और सरकार के बीच मध्यस्थता करने का काम करते हैं। आइए अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनमें जो डाइवर्सिटी है उसके क्या क्या बेसिस हैं। बेसिकली जो राजनीतिक दल हैं उनको आप देखेंगे तो वो आपको साइज़ के आधार पे या उनकी फंडिंग के आधार पे या उनकी जनता में जो पहुंच है देश में उसके आधार पे या फिर आपके एथनिक मेकअप के आधार पे या आइडियोलॉजी के आधार पर ये आपको अलग अलग नाम के अलग अलग तरीके के मिलेंगे। जैसे साइज़ की बात करूं तो हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी यूज़र बेस वाली मतदाताओं वाली पार्टी मिले जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हों, कोई ऐसी होगी जिसके बहुत ही कम फॉलोअर्स हों। फंडिंग की बात करें तो हो सकता है कोई बहुत ही ऐसी पार्टी हो कि जो बड़े लेवल पर अपने इलेक्शन कैंपेन्स चला सके या जिसको काफ़ी सोर्सेज से फंडिंग मिलती हो। कुछ ऐसे हों जिसके जो फंडिंग देने वाले हैं वो कम हो। कुछ ऐसी होंगी जिनकी पेनिट्रेशन कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है, यानी वो देश के हर कोने, हर गली, हर कुचे में लोग उसको जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होंगी जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम केवल देश के एक ही हिस्से में या एक ही सिटी में या एक ही स्टेट में जो है वो जाना जाता है। एथनिक मेकअप का मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी रिलीजियस या किसी कम्युनल बेसिस के आधार पर गढ़ी गई हो। और जैसे कि आप कहीं मुस्लिम लीग के तौर पे पार्टी को देख सकते हैं, हिंदू महासभा या अकाली दल या इस टाइप की, या आइडियोलॉजी बेस्ड जो है वो पार्टीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आइडियोलॉजी मतलब कुछ लोगों की सपोज करिए कुछ लोगों का नेचर होता है, आइडियोलॉजी होती है कि वो समाज में बदलाव नहीं चाहते, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव टाइप होते हैं। कुछ होते हैं जो समाज में प्रोग्रेस चाहते हैं, कुछ होते हैं जो समाज में एकदम से प्रोग्रेस चाहते हैं जिनको आप रेडिकल बोलते हो। या
इन पार्टीज़ में आप देखिएगा कि आप कांग्रेस है या बीजेपी है या इस तरीके की पार्टीज़ को आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज़ में रख सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्निंग और अपोजिशन पार्टी यानी जो जिस दल को सरकार बनाने का मौका मिला उसे आप गवर्निंग पार्टी कह सकते हैं, और जिसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला वो एक तरीके से अपोजिशन दल की भूमिका निभा सकते हैं। या इन डाइवर्सिटीज़ के अलावा आप इसके गठन के आधार अगर कहें तो आप उसे साइकोलॉजिकल बेसिस कह सकते हैं, या आप उसे पॉलिटिकल बेसिस कह सकते हैं, आर्थिक आधार पर कह सकते हैं। जैसे आर्थिक आधार पर अगर मैं कहूँ तो समाजवादी दल हो गया, या फिर इंग्लैंड में जैसे लेबर पार्टी हो गई, ये क्या है, ये इकोनॉमिक बेसिस पे बनाई गई पार्टीज़ हैं जो अपने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए व्यक्तियों को राजनीतिक दलों के रूप में संगठित कर लेती हैं। इसके अलावा आपको रिलीजियस या कम्युनल बेसिस पे भी पार्टीज मिलेंगी, या जातीय आधारों पर पार्टी मिलेंगी। जैसे एक ही जाति के लोग जो हैं वो अपनी अपनी जाति के हितों की रक्षा के लिए एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित हो जाते हैं। जैसे इंडिया में जो है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है इसी प्रकार की पार्टी में काउंट होती है। लेकिन ये तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हो गए हैं, लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से अगर इसको ज़्यादा इजी बनाना चाहें तो इसे बेसिकली 3 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांटा जा सकता है। इसमें है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी एक दलीय शासन प्रणाली, द्विदलीय शासन प्रणाली और बहुदलीय शासन प्रणाली। एक दलीय शासन प्रणाली जो है ये बेसिकली उस सिस्टम को बोलते हैं जहाँ पर केवल एक ही दल का अस्तित्व हो, यानी एक देश जहाँ पर एक ही राजनीतिक दल है और किसी राजनीतिक दल का निर्माण करने की आज्ञा ही नहीं दी जाती है, ऐसे देशों को एक दलीय राजनीतिक सिस्टम या 1 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जैसे आप चीन को देखें, क्यूबा को देखें तो वहाँ पर आपको एक दलीय शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के निर्माण में हेल्प करता है, क्योंकि अगर एक ही राजनीतिक दल रहेगा उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा तो वो दृढ़ता से अपनी नीतियों को लागू कराएगा। दूसरा, ये नेशनल यूनिटी को मेंटेन करके चलता है। विरोधी दलों जो है वो राष्ट्र को विभाजित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ विरोधी दल होते ही नहीं तो ये जो विभाजन है वो संभव नहीं होता। इसके अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग पार्टी डिसिप्लिन पाया जाता है। अगर कोई लेजिस्लेटर या दल की नीतियों का विरोध करता है तो उसे उस दल में से निकाल दिया जाता है और उसके राजनीतिक जीवन का अंत कर दिया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा तीव्र गति से प्रोग्रेस होती है, रैपिड प्रोग्रेस होती है। आप देखिए कि 1949 में जो चाइना था वो उसी टाइम लगभग 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, और आज चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है। आज हमारी जीडीपी में उसकी जीडीपी हमारे से कम 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार जो फॉरेन रिलेशनशिप में भी एक दलीय प्रणाली काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि बड़ी दृढ़ता से अपनी विदेश नीति का पालन कर सकती है, उसे किसी दल के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा इमरजेंसी में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि संकट का सामना करने के लिए दृढ़ता और अनुशासन की ज़रूरत होती है, और ऐसे में एक दलीय प्रणाली इन कामों को आसानी से कर लेती है। लेकिन केवल एक दलीय प्रणाली की मेरिट्स ही नहीं है, उसकी कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं, जैसे कि अनडेमोक्रेटिक होती है, यानी दूसरे राजनीतिक दलों को निर्माण की स्वतंत्रता न देने का मतलब है कि आप दूसरे विरोधी विचारों को एक्सेप्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन केवल एक ड्रामा रह जाता है, क्योंकि एक दल है और उसी को हमेशा सरकार बनानी है, तो ऐसे में इलेक्शन एक नाटक से अधिक कुछ नहीं होते। इसमें कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि विरोधी दल होता ही नहीं है। इसके अलावा इसमें जो सार्वजनिक मामले हैं उसमें सारे राष्ट्र के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। हो सकता है कि ज्योग्राफी के आधार पे या फिर आपके जो दूसरे जाति हैं, धर्म है, विश्वास हैं, उनके आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है, और आप एक पार्टी के आधार पर उसमें एक लाने की कोशिश करते हैं, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ लगता है। और एक तरीके से आप इसको 1 पार्टी डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विरोधी विचारों को सहन नहीं किया जाता और विरोधी दलों के अस्तित्व की कोई आज्ञा ही नहीं होती। दूसरे जो है वो 2 पार्टी सिस्टम है, और 2 पार्टी सिस्टम का मतलब है कि इसमें जो सत्ता के लिए संघर्ष है वो बेसिकली 2 राजनीतिक दलों के बीच में होता है। इसका 2 पार्टी सिस्टम का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे दूसरे दल नहीं होते,
वहाँ पे दूसरे दल भी होते हैं, लेकिन सत्ता के संघर्ष में बेसिकली 2 दल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी दल जो हैं वो केवल नगण्य होते हैं, यानी उनका एग्जिस्टेंस होने ना होने के बराबर ही होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए, जब 2 पार्टी सिस्टम होता है तो सिस्टम में ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि किसी न किसी दल को विधान पालिका में स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, इसलिए उसे सरकार बनाने में कठिनाई नहीं होती। और क्योंकि सरकार बनाने वाला दल बहुमत में होता है, इसलिए वो उतनी देर तक अपने पद पर रह सकता है जब तक विधान पालिका रहती है। इसके अलावा वहाँ पे जो पॉलिसीज़ में डिसकंटिन्यूटी नहीं रहती, क्योंकि सरकार में एक तरीके से स्थायित्व आ जाएगा तो वो अपनी नीतियों का क्रम टूटने नहीं देगा। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जो शासन का दायित्व सौंपा जाता है वो दल इस दायित्व को निभाने की कोशिश करता है, और ताकि अगली बार भी जो उसकी सरकार बन सके और वो अपने विरोधियों को हरा सके। इसके अलावा इसमें एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन भी होता है, तो इसलिए भी जो सरकार है वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनती है। इसके अलावा ये इसमें जो गवर्नमेंट फॉर्म करना, गवर्नमेंट की रचना करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि किसी न किसी दल को विधान पालिका में स्पष्ट बहुमत मिल ही जाता है। लेकिन फिर भी इसमें भी कैबिनेट के डिक्टेटरशिप की संभावना बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऐसी व्यवस्था में बहुमत दल का निर्णय ही विधायिका का निर्णय होता है, इसलिए जो बहुमत दल सरकार बनाता है वो अपना मनमाना शासन चला सकता है। या इसमें म्यूचुअल जेलसी हो सकती है, यानी आपसी ईर्ष्या हो सकती है, जिससे कि राज्य में फूट स्पष्ट रूप से नजर आ सकती है, या फिर इसमें जो है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इन दलों से अलग विचार रखने वाले या अपने विचारों को उन दो दलों में से किसी एक दल में या तो उनको मिला देना पड़ेगा या फिर उनको अपना अस्तित्व खो देना पड़ेगा। इसके अलावा जो मतदाता हैं उनके पास लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि उनके पास ये 2 ही पार्टियां होती हैं। द अदर पार्टीज जो हैं उनको वो नहीं चुन पाते, या उनका दायरा जो है वो सीमित रहता है। आप देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। जो मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब है कि किसी राज्य में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल हों, और जितने भी दल हों सब एक दूसरे के जितने प्रभावशाली हों। ये व्यवस्था आपको भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली जैसे देशों में देखने को मिलती है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या मल्टी पार्टी सिस्टम होने का। एक तो ये है कि ये सब विचारों को प्रतिनिधित्व देती है। ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन आर रिप्रेजेंटेड, यानी कि अगर मान लो एक कंट्री में 4 पार्टी हैं वो प्रभावी हैं, यानी उनको ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो ऐसे में विधानमंडल में उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है, चाहे वो गठबंधन की सरकार के थ्रू हो या मेजोरिटी के सिस्टम या किसी भी तरीके से। इसके अलावा जो बहुमत दल की निरंकुशता की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि प्रायः कुछ दूसरे दलों के साथ मिलकर या उनके साथ सहयोग करके ही सरकार का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जो कैबिनेट है वो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह नहीं बन सकती, क्योंकि संयुक्त मंत्रिमंडल बनेगा तो सब अपनी बार्गेनिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाताओं को काफ़ी चॉइस मिल जाती है, वो अपने पसंद के उम्मीदवार जो हैं चुन सकते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ डीमेरिट्स हैं, और डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले जो कोalition कैबिनेट्स होती हैं यानी संयुक्त मंत्रिमंडल होते हैं वो अस्थिर होते हैं। जैसे कि 1947 से 58 के बीच में अगर आप फ्रांस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक मंत्रिमंडल की एवरेज एज जो थी वो 6 महीने से अधिक नहीं थी। अगर भारत में देखेंगे तो 98-99 में जो है मतलब 1999 तक 8 मंत्रिमंडलों का निर्माण हो चुका था, और जो 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो केवल और केवल 13 दिन के लिए अपने पद पर रह पाए थे। इसके अलावा जो डोमिनेंस ऑफ पार्टी और पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है, यानी कि निजी और दलीय हितों की प्रमुखता हो जाती है, और सार्वजनिक हितों की इसमें परवाह थोड़ी कम की जाती है। इसके अलावा सरकार के निर्माण में कठिनाई आती है, क्योंकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत जब नहीं मिल पाता तो ऐसे में ये जो गठबंधन बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, और इससे प्रधानमंत्री का स्थिति जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसका पद बहुत सारे दलों के समर्थन पर निर्भर करता है। वो किसी भी दल को नाराज़ नहीं कर सकता। अगर किसी भी दल को वो नाराज़ करता है तो वो कभी भी अपना समर्थन वापस लेकर सरकार को गिरा सकता है। इसके अलावा इसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस लेना पॉसिबल नहीं हो पाता, और इसकी वजह से जो है
हम थोड़ा सा विदेश नीति या आंतरिक मामलों में सरकार की नीतियों में थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज कम देखने को मिलती है और इसमें संगठित विरोधी दल की कमी होती है। अनेक जो दल हैं वो विरोधी दल हो जाते हैं, ऐसे में संगठित विरोधी दल जो है नहीं बन पाता है। लेकिन अगर हम ये सारी प्रणालियों के गुण अवगुणों को देखें तो हम फाइनली देखेंगे कि जो संसदीय प्रणाली है उसके लिए बहुदलीय शासन प्रणाली अच्छी मानी जाती है। लेकिन जिन देशों में अनेक जातियों, धर्मों, वर्गों के लोग निवास करते हैं वहाँ बहुदलीय प्रणाली का होना स्वाभाविक है और हमारे विचार में ऐसे देश में संसदीय की अपेक्षा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है जो ज़्यादा उपयुक्त होती है। बेसिकली डिपेंड करता है किसी भी देश की परिस्थितियों, वहाँ की जनता की नेचर के ऊपर कि वहाँ पे एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई जाएगी, कौन सी राजनीतिक दलीय व्यवस्था अपनाई जाएगी। आइए देखते हैं लेक्चर में आपने अब तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं, इसके बाद हमने राजनीतिक दलों के कार्यों पर एक नज़र डाली। इसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में किन किन आधारों पर कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जाना। ये था हमारा आज का लेक्चर। धन्यवाद।